हेलो छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। ठीक उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम बतलाए थे कि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, जिसमें से हम आप लोगों को बतलाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बतलाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और इस रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो बहुत अच्छी से बतलाया है। ठीक है। और आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो पढ़े थे, हम लोग पहला जो पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बतला दिया गया, फिर भी आज से हम स्टार्ट करेंगे वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और चौथा इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए हम लोग पहले वियोजन अभिक्रिया, जहाँ से हम लोग वीडियो छोड़े थे उसके आगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। हम बतलाए थे कि जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि CaSO4 CaCO3 हम लोगों ने देखा था कि यह एक एकल पदार्थ यानी कैल्शियम कार्बोनेट था, और इससे बना था CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यह दो पदार्थ में विघटित हो गया था। तो यह वियोजन अभिक्रिया का हम लोगों ने पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया में जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यह वियोजन अभिक्रिया जो होती है, यह इसके भी प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोग पहला इसकी पढ़ेंगे कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यानी वह वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया के ही अंतर्गत आएगा वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है। यानी जब तक जब अभिक्रिया हो रही है, उष्मा उसको देंगे तब जाकर वह अभिक्रिया संपन्न होती है, तब वह उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 जो ऊपर हम लोग लिखे हैं, इसको जब तक उष्मा नहीं देंगे, इसको गर्म किया जाएगा, तब जाकर ये CaCO3 में CaO प्लस CO2 में वियोजित होगा, यानी उष्मा के द्वारा संपन्न होता है। इसमें उष्मा दिया जाएगा तब जाकर ये पदार्थ बनेगा, तो इसलिए इसको उष्मीय वियोजन के अंतर्गत माना जाता है। यानी जो वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न होती है, अगर उष्मा दिया जा रहा है और वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, तो वह वियोजन अभिक्रिया जो होगी वो उष्मीय वियोजन के अंतर्गत आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा संपन्न होती है उसे हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बाद इसमें विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया देखा जाए इसके बारे में, तो जो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होता है, जैसे हम H2O है, ये जल है, और इस जल में भी हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो यह H2 प्लस O2 में क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। जैसे NaCl है, अगर NaCl में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो Na प्लस Cl2, सोडियम अलग हो जाएगा
क्लोरीन अलग हो जाएगा। यानी कि इसमें सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम और क्लोरीन जो होती है यह अलग अलग हो जाती है। उसी तरह जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो यह वियोजन अभिक्रिया, इसमें भी देख लीजिए कि एकल पदार्थ है और यह एकल पदार्थ दो पदार्थों में विघटित हो गया है, वियोजित हो गया है। यह भी एकल पदार्थ है, दो पदार्थों में विघटित हो गया है। तो इसका मतलब कि यह जो अभिक्रिया है यह एकल, यह तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया है, यानी वियोजन अभिक्रिया है, मगर ये किसके द्वारा संपन्न हो रही है, विद्युत धारा के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए हम इसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। हम बोल सकते हैं कि वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा यानी विद्युत के द्वारा संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम तीसरा देखें तो आपका उष्मीय वियोजन हो जाएगा, विद्युतीय वियोजन हो जाएगा। एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि यह भी वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड पर यानी सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यह आपका जो सिल्वर होता है वो अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन होता है वह अलग हो जाता है। ठीक है। AgBr ले लीजिए, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, और इस पर प्रकाश आपतित करा देंगे। जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो आपका Ag अलग हो जाएगा और Br2 ये अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर क्लोराइड हो, और अगर यह भी एकल पदार्थ है, यह दो पदार्थों में विघटित हो गया, यह भी एकल पदार्थ है, दो पदार्थों में विघटित हो जा रहा है, मगर हाँ जब तक इस पर प्रकाश आपतित नहीं होगा तब तक यह दो पदार्थों में विघटित नहीं होगा, यानी कि यह प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए हम इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया है परंतु यह प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, बाह्य कारक का मतलब देख लीजिए कि यह ऊष्मा हो गया, विद्युत धारा हो गया, प्रकाश हो गया, जब इनकी उपस्थिति में इसका निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि यह सब वियोजन अभिक्रिया जो हो रही है किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है। बाह्य कारक की उपस्थिति में जब दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तो हम उसे कहते हैं क्या, बतलाइए, वह कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया हम तीन प्रकार की बतलाए हैं कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा संपन्न होती है, हम उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, और वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, और वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है, देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यह प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो यह वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और उसके प्रकार क्या हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इसके आगे चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बाद विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा लिखना होगा तो आप लोग अच्छे से, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देंगे। इस तरह से आप हर एक का परिभाषा देकर लिखकर आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसके बाद आप लोगों को जो पढ़ना है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग ये सब अभिक्रियाएं जितने भी प्रकार के सब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि विस्थापन, किसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखिए कि इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व होगा। जैसे कि आप लोग धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में जानते होंगे, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से क्या होता है कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसी तरह एक श्रेणी है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, हम आप लोगों को बता दें कि विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, अगर पूछ दे रहा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो हम परिभाषा बतलाएंगे कि जैसे पोटेशियम है, सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम,
सोडियम जो होता है H2SO4 से क्रिया करा देते हैं। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब सोडियम की क्रिया कराएंगे तो ये जो सोडियम होता है, ध्यान से देखिए, जो सोडियम होता है यह H2SO4 में से हाइड्रोजन को हटा देगा, यानी इसको हटाकर यहाँ पर अपने आप को स्थापित करेगा। जब इसको हटाएगा तो ये बनाएगा क्या, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए एक अधिक क्रियाशील है, यह सोडियम जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, सक्रियता श्रेणी में ये नीचे आएगा। तो सोडियम अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। तो जो पावरफुल व्यक्ति होता है, आप लोगों को मालूम है कि पावरफुल व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि जो यह वाला जो है ये कम पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, इसको मारकर भगा देगा, पूरा हटा ही देगा, पूरे H2SO4 में से इसको हटा देगा। तो ये अपने को यहाँ पर स्थापित करेगा। तो जब ये हट जाएगा तो बाहर चला गया, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का निर्माण कर दिया। यह अधिक क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है। उसी तरह अगर पोटेशियम की क्रिया अगर हम H2SO4 से करा देते हैं, तभी पोटेशियम भी अधिक क्रियाशील है, तो क्या बना लेगा, K2SO4 और प्लस H2 हो जाएगा, इस तरह से बना लेगा। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए सोडियम की क्रिया करा देते हैं, MgSO4 से मैग्नीशियम सल्फेट से करा रहे हैं, तो यह सोडियम अधिक क्रियाशील है। देख लीजिए मैग्नीशियम कम होगा, सोडियम क्या होगा, अधिक होगा, तो यह क्या करेगा, इसको हटा देगा, तो बना लेगा क्या, Na2SO4 बना लेगा और प्लस Mg बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है कि ये सब जितने भी हम उदाहरण आप लोगों को बता रहे हैं, यह अधिक क्रियाशील है, और इस यौगिक में एक तत्व ऐसा है जो कम क्रियाशील है, और उसको हटाकर ये क्या कर रहा है, अपने को स्थापित कर लेता है। तो यह आपका विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व या एक अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, यह देखिए यौगिक है सब, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो यह किसी यौगिक से क्या कर रहा है कि कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर अपने को स्थापित कर लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आपको परिभाषा लिखना होगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपने को स्थापित कर लेता है, तो उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों के लिए यह परिभाषा काम कर जाएगा, उदाहरण में दूंगा। दूसरा, जैसे यह एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसी तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो यौगिक मिलते हैं, जैसे हम आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं HCl, ठीक है, HCl ले लेते हैं और इसके बाद NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें HCl हो गया, NaOH हो गया, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्रिया करेंगे आपका, तो बना देंगे आपका NaCl बना देंगे और प्लस बना देंगे H2O, जल बनाएंगे। देखिए इसमें H की पावर प्लस है, क्लोरीन की पावर माइनस है, प्लस सोडियम की पावर प्लस है, OH यानी हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर माइनस है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस यौगिक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था, इसका जो हाइड्रोजन धनायन है यह क्या करेगा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जुड़ेगा, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर जल बना लेगा। और यह देखिए Na प्लस और Cl निगेटिव, ये प्लस है ये माइनस है, और ए वाला मिलकर NaCl बना लेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों की अदला बदली हो रही है। देखिए इसका ये आयन इसके साथ चला गया, इसका ये वाला आयन इसके साथ चला गया, तो आयनों का अदला बदली हो रहा है, आयन इधर उधर हो रहे हैं। तो क्या बतलाएंगे, जब दो यौगिक आयनों की, देखिए यहाँ पे दो यौगिक है, जब दो यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा दो नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, हम बता देंगे, जब दो यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ साक्षात तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दो यौगिक हैं और उनके आयनों के अदला बदली द्वारा दो नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी आप लोग जानते रहिए। यानी विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है या एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है, उसको लिखकर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आप लोग इसको लिखकर इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि वीडियो भी बड़ा बन जाएगा तो इसलिए हम
ये अभिक्रिया, ये जितनी अभिक्रियाएं हैं सब पढ़ाकर इसके बाद जो समीकरण होगा उसे हम किसी अन्य वीडियो में बना देंगे। और आप लोग अच्छे से अगर इतना ही पढ़ लेते हैं जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो हम इतना गारंटी के साथ करते हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा बोर्ड के पेपर में। ठीक है, इसमें चलते हैं आगे। यह सक्रियता श्रेणी होती है धातु क्रियाशीलता, हमेशा अधिक क्रियाशील ही क्या करता है, कम क्रियाशील को विस्थापित करता है। ठीक है, चलिए इसमें है अगला है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जैसे हम CuH2O एक क्रिया करा रहे हैं तो यह इसके साथ CuO बना लेगा अब प्लस H2 को बाहर कर देगा। देखिए ध्यान से इसमें क्या हो रहा है, देखिए यह कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है और इसमें H2O में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसमें से हाइड्रोजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है। ठीक है, CuO प्लस H2O, इस कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है और इसमें हाइड्रोजन H2O में से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो यहाँ पर Cu में कॉपर जुड़ रहा है। देखिए तो जब एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो यह ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यह आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और हाइड्रोजन की कमी हो तो वह ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जब किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो गया, यानी बस रिडॉक्स अभिक्रिया आप लोग समझ जाएंगे, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बताइए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग रिडॉक्स अभिक्रिया हेडिंग डालकर आप लोग लिख लीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल लिख लीजिए, उष्मा शोषी और एक होता है उष्मा छेपी। उष्मा शोषी का मतलब कि जैसे CaCO3 में हम क्या कर रहे थे कि उष्मा दे रहे थे, इसमें उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, और जब उष्मा देंगे तब जाकर CaO प्लस CO2 निकलेगा, यह उष्मा शोषी हो गया। उष्मा छेपी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि CH4 है, मीथेन है और इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया करा देते हैं तो यह आपका बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उष्मा निकलेगा, यह उष्मा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बताइए, यह हम ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, मीथेन का दहन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है उत्पाद, इसको उत्पाद बोलते हैं, तो उत्पाद में उष्मा निकल रहा है। इसमें क्या है ना कि अभिकारक को उष्मा दिया जा रहा है तो यह उष्मा शोषी है, इसमें उष्मा दिया जा रहा है और इसमें उष्मा छेपी का मतलब उष्मा से बाहर निकल रही है। तो सब मिला जुला कर जब कोई अभिक्रिया होती है और उत्पाद से उष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जब किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है, अभिकारक ये अभिकारक है, अभिकारक को जब उष्मा दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उष्मा दी जाती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद से उष्मा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उष्मा छेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ए दीजिए और उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ए दीजिए। बहुत ही आसान है परिभाषाएं, आप लोग परिभाषाएं के साथ साथ जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसको भी लिखना अनिवार्य है क्योंकि आप परिभाषा तो लिख देंगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उष्मा दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद से उष्मा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया करते हैं। तो ठीक है, इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया जो थी कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का, उसमें यह रासायनिक अभिक्रिया के
प्रकार थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। यह वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे। विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार के थे। रिडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए? उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से सभी अभिक्रिया हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण का एक वीडियो बनाएंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में बता देंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इतना भी जानते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी से चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानकारी ले लिए हैं। रासायनिक समीकरण पढ़ाना है और रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, उसको संतुलित कैसे किया जाता है और उसमें विपरीत गंधिका, और एक टॉपिक और है संक्षारण। इतना टॉपिक बतला देंगे, पूरा आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से परिभाषा नोट बनाकर यानी रफ और कलम लेकर अच्छे से लिखेंगे, तभी आप लोगों को आएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।